हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की जो क्लास है इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट क्लासेस की लास्ट क्लास है और ये क्लास ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डिमांड एंड सप्लाई, शिफ्ट इन डिमांड कर्व और यहाँ पे मैं आपको टाइप्स ऑफ मार्केट भी पढ़ाऊंगी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ये सब क्या होता है। तो बहुत छोटा टॉपिक है तो उन सबको मैंने एक ही में पढ़ाने का सोचा है। बाकी इकोनॉमिक्स के जो भी इम्पोर्टेंट कर्व्स होते हैं ना वो भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगी। बहुत सारे स्टूडेंट को ना इसमें कन्फ्यूज़न होती है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, यानी जो डिमांड कर्व होता है वो कैसे शिफ्ट करता है, कब राइट वर्ड होता है, कब लेफ्ट वर्ड होता है, इलास्टिसिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। तो इस क्लास को आपको बहुत अच्छे से देखना है। इन केस आप चैनल पर नए हैं तो यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस की सीरीज स्टार्ट की थी जिसका कि आज लास्ट क्लास है। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बेसिक सिनेरियो समझाना चाहूँगी कि थ्योरी ऑफ डिमांड की कुछ बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहला यहाँ पे है कि अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इसका मतलब ये है कि कोई भी गुड्स है उसका सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है मार्केट में, लेकिन ज़्यादा लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, यानी महंगाई हो जाएगी। क्योंकि अगर गुड्स लिमिटेड हैं, उसको खरीदने के लिए लोगों के हाथ में पैसा है तो वो बहुत ज़्यादा पैसे देंगे। कोई कहेगा कि मैं तुम्हें इससे ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ, ये चीज़ मुझे दे दो। कोई कहेगा कि मैं इससे भी ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ, ये चीज़ मुझे दे दो। इसी वजह से जब सप्लाई बहुत कम होती है और डिमांड बहुत ज़्यादा होता है तब होता है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। दूसरा यहाँ पे है कि डिमांड और सप्लाई अगर बराबर हो जाए तो सब कुछ बैलेंस में चलेगा, जो कि होता नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि डिमांड बहुत कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है। अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा है और उसकी डिमांड यानी कि उसकी मांग बहुत कम है मार्केट में, तब हो जाता है डिफ्लेशन, यानी कि चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं। एक चीज़ आपको ये भी याद रखना है, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे ना कि डिमांड को हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, तो डिमांड को हम हमेशा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि डिमांड जो है वो कंज्यूमर के द्वारा की जाती है, इसी वजह से डिमांड को हम कंज्यूमर के नज़रिए से देखते हैं या पढ़ते हैं। अगर आपसे कहे कि सप्लाई हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, सप्लाई जो होता है वो करता है प्रोड्यूसर। इसका मतलब यह है कि अगर आप सप्लाई को समझेंगे ना या सप्लाई का ग्राफ वगैरह बनाएंगे तो आप प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने डिमांड की डेफिनेशन लिखी है जो कि एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा पर आपको समझना जरूरी है। डिमांड इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट रिलेट्स टू अ कंज्यूमर्स डिजायर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड विलिंगनेस टू पे अ स्पेसिफिक प्राइस फॉर देम। सिंपल लैंग्वेज में कंज्यूमर की जो इच्छा है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने की और उसके लिए प्राइस पे करने की, उसको हम कहते हैं डिमांड। लेकिन आप सोचेंगे कि मैम मेरा तो मन करता है कि मैं ताजमहल भी खरीद लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, इसको हम डिमांड नहीं कहेंगे। डिमांड में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि डिज़ायर, यानी आपकी इच्छा होनी चाहिए वो चीज़ खरीदने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आता है अफोर्डेबिलिटी, यानी आपके पास ना वो क्षमता होनी चाहिए, आपके पास उतने पैसे होने चाहिए कि आप उसको खरीद सके। नेक्स्ट यहाँ पे ये भी आता है एट गिवन टाइम। इसका मतलब ये है कि हम स्पेसिफिक टाइम पे देखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा मैं कार खरीदूंगा तो जाहिर सी बात है एक दिन आपकी जॉब लगेगी, आप पैसे कमाएंगे तो आप कार भी खरीदेंगे। लेकिन डिमांड जो होता है ना, जब आप इच्छा कर रहे हैं उसी टाइम पे देखी जाती है। डिमांड को ना प्रेजेंट टाइम में ही देखा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप फ्यूचर में या 4-5 साल बाद कोई चीज़ खरीदेंगे तो उसको उस टाइम का डिमांड कहेंगे, ना कि इस टाइम का। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एट गिवन प्राइस, यानी कि उस गुड्स का जितना प्राइस है उसी प्राइस पर आपको खरीदना है। आपने देखा होगा जब मम्मी लोग मार्केट जाती हैं या फिर आपकी बड़ी दीदी कोई होंगी वो मार्केट जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मोल भाव करते हैं किसी भी कपड़े को लेने में, या फिर कोई भी साड़ी वगैरह खरीद रहे हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं काउंट की जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है यूटिलिटी, यानी कि आप कोई गुड्स या सर्विसेज खरीद के या फिर ले करके कितना सेटिस्फैक्शन महसूस कर रहे हैं। तो डिमांड में क्या क्या आएगा, डिज़ायर, यानी आपकी इच्छा शक्ति होनी तो चाहिए, लेकिन अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी आप उसको अफोर्ड कर सके उसी टाइम पर उसी प्राइस पर। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर की जाती हैं डिमांड में। नेक्स्ट यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, इसको आपको ज़रूर याद रखना है कि डिमांड कर्व हमेशा निगेटिव होता है। अब आप सोचेंगे कि डिमांड कर्व हमेशा निगेटिव क्यों होता है? ये इसलिए निगेटिव होता है क्योंकि जैसे जैसे
प्राइस बढ़ता जाता है, डिमांड हमारी कम होती जाती है। इसी वजह से अगर आप प्राइस एंड डिमांड का ग्राफ बनाएंगे ना तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, यानी कि हमेशा निगेटिव बनेगा। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड कम होती जाएगी। इसी वजह से इसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है लॉ ऑफ डिमांड, यानी डिमांड का नियम क्या कहता है, वही सेम चीज, ऑन इंक्रीजिंग प्राइस द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल डिक्रीज। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस बढ़ता जाएगा तो उस गुड्स या सर्विसेज की डिमांड घटती जाएगी। यहाँ पे आप ये भी सोच सकते हैं कि प्राइस बढ़ने के साथ साथ डिमांड घटता है, लेकिन क्या हो कि मेरी सैलरी बढ़ जाए या फिर मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं तो मैं डिमांड को नहीं घटाऊंगा, चाहे चीज़ें कितनी भी महंगी हो जाए। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये है, यहाँ पे ये माना जाता है कि आपकी इनकम कांस्टेंट है, क्योंकि अगर बहुत सारी चीज़ें वेरी करेंगी एक साथ में तो लॉ ऑफ डिमांड वहाँ पे काम नहीं करेगा। इसी वजह से लॉ ऑफ डिमांड बनाया गया है, बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रख के। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। सबसे पहला इनकम। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो चाहे जितनी भी प्राइस हो जाए आप डिमांड कम नहीं करेंगे, इसका मतलब है डिमांड का नियम वहाँ पे फेल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। रिलेटिव गुड्स के प्राइस के भी बढ़ने या घटने से लॉ ऑफ डिमांड पे फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाय पीते हैं जो कि मान लीजिए 10 रुपए की आती है, कॉफ़ी जो है ये 40 रुपए की आती है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे चाय की। मान लीजिए कि ये चाय है, इसकी प्राइस बढ़ करके हो गई 35 रुपीज़, और यहाँ पे जो इसका रिलेटिव गुड्स है कॉफ़ी, इसकी प्राइस बढ़ के हो गई 75 रुपीज़। फिर भी आप क्या प्रेफर करेंगे, आप चाय पीना ही प्रेफर करेंगे भले ही इसका प्राइस बढ़ गया हो। जबकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ने पे तो डिमांड कम होगी, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर डिमांड को इफेक्ट करते हैं। अगर रिलेटिव गुड्स के प्राइसेस में चेंजेस होते हैं ना, फिर भी लॉ ऑफ डिमांड पे फर्क पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे है टाइम। टाइम से भी डिमांड इफेक्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइम बढ़ने के साथ साथ क्या पता आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो फिर भी अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तब भी आप डिमांड करेंगे, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड इफेक्ट होगा टाइम के साथ। अगर बात करें टेक्नोलॉजी की तो इससे भी डिमांड पे फर्क पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पढ़ना है एक्सेप्शंस इन लॉ ऑफ डिमांड, यानी लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहला है एपिडेमिक। जैसे कि कोई महामारी आ जाए, जैसे कोरोना का टाइम था, उस टाइम पे कितना भी प्राइसेस बढ़ाया जाए डिमांड कम नहीं हो रही थी, इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड वहाँ पे फेल हो रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे हैबिचुअल गुड। इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा गुड्स है जो कि आप यूज़ करते हैं, आपकी आदत में है, आप अगर उसका प्राइस बढ़ जाए फिर भी डिमांड कम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग होंगे जिनको कि डोमिनोज का पिज़्ज़ा पसंद होगा, तो उसकी प्राइस भले ही बढ़ जाए फिर भी वो उसकी डिमांड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इग्नोरेंस की। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि प्राइस कितनी है या बढ़ रही है या फिर घट रही है, उनको जो चीज़ें चाहिए उसकी डिमांड वो करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फैशन या ट्रेंड। इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ फैशन में चल रही है या कोई चीज़ ट्रेंड में चल रही है। जैसे एक टाइम पे वो टी शर्ट बहुत ट्रेंड कर रही थी जिस पे लिखा होता था अपना टाइम आएगा, तो वो सारी चीज़ें होती हैं ना, कोई ऐसा फैशन आ गया जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है ना, उसकी प्राइसेस कितनी भी बढ़ेगी फिर भी लोग खरीदेंगे। आप यहाँ पे किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए कोई कार है, कोई स्पोर्ट्स कार है, उसका प्राइस बढ़ते जा रहा है, लेकिन वो फैशन में है, ट्रेंड में है, तो उसकी डिमांड लोग करेंगे चाहे भले ही उसका प्राइस बढ़ जाए। ये भी एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। नेक्स्ट यहाँ पे है वेबलन गुड्स एंड गिफन गुड्स। ये चीज़ें मैंने आपको टाइप्स ऑफ गुड्स में पढ़ाया था। वेबलन गुड्स वो गुड्स होते हैं ना जो कि स्टेटस सिंबल होते हैं, जैसे कि रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, फरारी, ये सारे स्टेटस सिंबल होते हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोग इसकी डिमांड करते हैं चाहे इसकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए। नेक्स्ट यहाँ पे आता है गिफन गुड्स। ये थोड़े इन्फीरियर गुड्स होते हैं बट ये ज़रूरी होते हैं, इस वजह से इसकी भी प्राइस भले ही बढ़ जाती है लेकिन इसका डिमांड कम नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पढ़ना है इलास्टिसिटी क्या होता है। इसको आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझिए। मान लीजिए आपके पास एक रबर बैंड है, मतलब घर में सबके पास होगा, आप उसको देख सकते हैं। उसको आप अगर खींचते हैं ना तो वो फैलता जाता है,
उसी को आप समझ लीजिए कि हम कहते हैं इलास्टिसिटी। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ करने पे कोई चीज़ कितनी चेंज हो रही है, उसी को कहते हैं इलास्टिसिटी। इसका मतलब आपने रबड़ को खींचा यानी कि उस पर प्रेशर लगाया तो वो कितना फैल रहा है, वही है इलास्टिसिटी। यहाँ पे मैंने इसका डेफिनेशन भी लिखा है, ए मेजर ऑफ ए वेरिएबल सेंसिटिविटी टू अ चेंज इन अदर वेरिएबल, यानी किसी अदर वेरिएबल में कोई चेंज हो रहा है तो उस वेरिएबल में कितने चेंजेस आ रहे हैं, उसी को कहते हैं इलास्टिसिटी। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत टफ लगती हैं, बट बिलीव मी बहुत सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है ना कि प्राइस और डिमांड के 5 तरीके के ग्राफ बन सकते हैं अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें तो। सबसे पहले आपको फोकस करना है पहले वाले ग्राफ पर। पहले वाले ग्राफ में यहाँ पे है प्राइस, यहाँ पे है डिमांड। ये सारी चीज़ें समझने के लिए ना आपको एक सिंपल चीज़ याद रखनी है। प्राइस को आप कंपेयर करिए स्लैब से, यानी कि थप्पड़ से। डिमांड को आप यहाँ पे समझ लीजिए कि रिएक्शन, यानी कि आपको किसी ने थप्पड़ मारा और आपका रिएक्शन क्या है, उसी से ये पूरा आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपको किसी ने थप्पड़ मारा, बहुत जोर का थप्पड़ मारा, और आपने रिएक्शन बिल्कुल नहीं दिया। आप जहाँ खड़े थे वहीं पे खड़े हैं एकदम बिना किसी रिएक्शन के। इसको हम कहते हैं इनइलास्टिक, यानी कि आपको थप्पड़ लगने पे भी आप रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। इसको आप समझ लीजिए कि आपके पापा ने आपको थप्पड़ मारा, आप रिएक्शन नहीं दे सकते, अब आप उनको थोड़ी ना पलट के मारोगे। तो यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि अगर प्राइस में कितना भी चेंजेस हो जा रहा है, मतलब प्राइस में बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, प्राइस बढ़ता जा रहा है, डिमांड ज्यों का त्यों बना हुआ है, यानी कि डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, इसी को हम कहते हैं इनइलास्टिक। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपने थोड़ा सा रिएक्शन दिया। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपके बड़े भाई ने आपको थप्पड़ मारा तो आप उनको घूर के कह रहे हो ठीक है मेरा टाइम आने दो फिर मैं तुमको बताऊंगा। तो यहाँ पे उन्होंने थप्पड़ मारा, आपने थोड़ा सा रिएक्शन दिया। इसका मतलब ये है कि प्राइस में इतने ज़्यादा चेंजेस हो गए लेकिन डिमांड में सिर्फ इतना ही चेंज हुआ। इसको हम कहते हैं लेस इलास्टिक। थर्ड वाला यहाँ पे जो ग्राफ है ये है यूनिट इलास्टिक का। इसका मतलब ये है कि आपको किसी ने थप्पड़ मारा और आपने बराबर का उसको थप्पड़ मारा यानी कि रिएक्शन दिया, उसको हम कहते हैं यूनिट इलास्टिक। अब ये समझ लीजिए कि ये थप्पड़ आपके दोस्त ने मारा है, यानी उसने जितना मारा आपने भी उसको उतना ही थप्पड़ मारा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा यूनिट इलास्टिक। इसका मतलब कि जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतना ही डिमांड में चेंज हो रहा है, इसको हम कहते हैं यूनिट इलास्टिक। नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि मान लीजिए किसी ने आपको थप्पड़ मारा और आपने इतना ज़्यादा रिएक्शन दे दिया। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका कोई छोटा भाई बहन है और उससे आपको ना थोड़ा सा चोट लग गया गलती से और आपने उसकी जम के कुटाई कर दी, यानी कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ लेकिन डिमांड में इतना ज़्यादा चेंज हो गया। इसको हम कहते हैं मोर इलास्टिक। नेक्स्ट यहाँ पे है कि मान लीजिए आपको किसी ने थप्पड़ मारा और बहुत ही धीरे का मारा और आपने इतना ज़्यादा रिएक्शन दे दिया। इसका मतलब ये है कि जब प्राइस में बहुत मामूली से चेंजेस होते हैं यानी कि ना के बराबर, लेकिन डिमांड में इतना सारा चेंजेस आ गया, इसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। इसको मैं 1 मिनट में समराइज कर देती हूँ। सबसे पहला यहाँ पे है कि अगर प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं इतने सारे, लेकिन डिमांड वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, उसको हम कहते हैं इन इलास्टिक। इसमें ED = 0 होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि प्राइस में इतना चेंजेस हो रहा है लेकिन डिमांड में बहुत कम चेंज हो रहा है, इसको कहते हैं लेस इलास्टिक। इसमें ED << 1 होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि प्राइस में जितना चेंज हो रहा है डिमांड में भी उतना ही चेंज हो रहा है, उसको हम कहते हैं यूनिट इलास्टिक। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड = 1 होता है, जिसको हम ED से दिखाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कि प्राइस में थोड़े से चेंजेस हो रहे हैं लेकिन डिमांड में ज़्यादा चेंज हो रहा है, उसको कहते हैं मोर इलास्टिक। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो > 1 होता है। लास्ट वाला यहाँ पे है कि प्राइस में ना के बराबर चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, उसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड = इनफाइनाइट होता है। आई होप आपको यहाँ पे इलास्टिसिटी समझ में आ गया होगा। अब जितनी भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। प्राइस इलास्टिसिटी इन डिमांड का मतलब होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी इन डिमांड, जिसको कि हम ED से दर्शाते हैं या लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है
कि परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में अपॉन परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है प्राइस में। अब यहाँ पे जब जब प्राइस बढ़ता है ना तो डिमांड घटती जाती है, इसी वजह से यहाँ पे नेगेटिव का साइन आता है। यहाँ पे वही चीज़ें मैंने लिखी थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें कैसी आएंगी, तो ये सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि मान लीजिए 10% क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है, 20% प्राइस डिमांडेड में चेंज हो रहा है, तो आप ये सारी वैल्यूज़ अगर रखेंगे तो जैसा भी आएगा, यहाँ पे मान लीजिए 0 आ रहा है तो समझ लीजिए कि इनइलास्टिक है, 1 से छोटा आ रहा है तो लेस इलास्टिक हो जाएगा, इनफाइनाइट आ रहा है तो परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे का डेटा बराबर हो जाता है तो 1 आ जाता है तो उसको कहते हैं यूनिट इलास्टिक, अगर 1 से बड़ा आएगा तो उसको कहते हैं मोर इलास्टिक। और ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन वाली है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझने की उतनी नीड नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने अच्छे से समझा दी हैं दोबारा कि परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड का मतलब होता है नो चेंज इन डिमांड वेदर प्राइस गो हाई और लो, यानी प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो वहीं पड़ा हुआ है। इसका एग्जाम्पल है सॉल्ट यानी कि नमक। इसकी क्वांटिटी आप उतनी ही यूज़ करेंगे जितना आपको ज़रूरत है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर नमक बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया है तो आप 1 चम्मच की बजाय पूरा 1 पैकेट नमक डाल के खाएं सब्जी में, ऐसा हम नहीं करते। हम उतना ही नमक खाते हैं जितना हमें ज़रूरत हो, तो इसका प्राइस बढ़े या फिर कम हो, डिमांड हमेशा सेम रहती है। इसमें आते हैं डेली लाइफ के जो इम्पोर्टेंट सामान है वो। सेकेंड यहाँ पे है रिलेटिवली इन इलास्टिक, जिसको कि लेस इलास्टिक कहते हैं। इसमें क्या होता है, चेंज इन प्राइस इज मोर, यानी कि प्राइस में चेंजेस ज़्यादा हैं लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड कम है, और इसमें हमेशा ईडी जो होता है वो लेस देन 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क या फिर पेट्रोल। मान लीजिए दूध के प्राइसेस बढ़ गए तो आप दूध एकदम से कंज्यूम करना कम नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि 2 लीटर दूध लेते थे तो प्राइस बढ़ गया तो चलो 1 लीटर दूध से ही काम चला लेते हैं। सेम ऐसा पेट्रोल का भी है। मान लीजिए पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाए ना तो आप दिन भर कहीं भी जाएंगे तो अपनी बाइक लेके जाएंगे, लेकिन पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया तो जहाँ पे लंबी दूरी है आप सिर्फ वहीं पे बाइक लेके जाएंगे। यानी डिमांड होगी कुछ ना कुछ, लेकिन डिमांड में थोड़ा चेंज तो आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है यूनिट इलास्टिक। यहाँ पे क्या होता है, जितना चेंज हो रहा है प्राइस में उतना ही चेंज होता है डिमांड में, और ये होता है 1। नेक्स्ट यहाँ पे है रिलेटिवली इलास्टिक या फिर मोर इलास्टिक जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्राइस में बहुत थोड़े से चेंजेस आते हैं लेकिन डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड। अगर मान लीजिए गोल्ड के प्राइसेस में थोड़ा बहुत भी चेंज आता है ना तो उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। इसका मतलब ये है कि अगर गोल्ड का प्राइस थोड़ा कम हो गया ना तो लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे गोल्ड का, और ये सोचेंगे कि अभी इसका प्राइस कम हुआ है तो लाओ बहुत सारे गोल्ड खरीद के ना घर में रख लेते हैं, जब इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसका जो है वैल्यू बढ़ जाएगा। लास्ट यहाँ पे है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब होता है कि डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज होता है जबकि प्राइस में बहुत कम चेंज होता है, और ऐसा देखने को मिलता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। यहाँ पे ख़त्म होता है इलास्टिसिटी। अब आपको समझना है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, यानी कि जो डिमांड कर्व है वो कब राइट शिफ्ट होता है, कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। इसमें भी लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना है ना कि शिफ्ट का मतलब होता क्या है। शिफ्ट का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ यहाँ पर थी, इसको हमने उठा के ना यहाँ पे कर दिया, यानी ये यहाँ से यहाँ चला आया, ये शिफ्ट हुआ है। ठीक, इसका मतलब ये है कि आपका घर कहीं पे है, मान लीजिए यहाँ पे आपका घर है और आपने अपना घर चेंज कर दिया, आप यहाँ पे ज़मीन लेके आपने यहाँ पे घर बना लिया, तो इसका मतलब क्या है कि आपने घर शिफ्ट कर दिया। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे होता है। यहाँ पे ये जो प्राइस एंड डिमांड का कर्व है ना, ये जब यहाँ पे है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है, लेकिन अगर ये इधर चला आता है तो इसको हम कहते हैं कि राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। अगर ये यहाँ पे चला आता है तो इसको हम कहते हैं कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। अब ये राइटवर्ड कब शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट होगा, ये बहुत सिंपल है और इससे क्वेश्चन ना हर बार पूछा जाता है, क्योंकि ये ऐसा एरिया है इकोनॉमिक्स का जहाँ से बच्चों के नंबर ना काटे जा सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्राफ बना देती हूँ प्राइस एंड डिमांड का। मान लीजिए कि पी प्राइस पे यहाँ पे डी डिमांड है, ठीक, यानी कि प्राइस इतना है और डिमांड इतना है, और ये वाला जो ग्राफ है ये ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एसी का। मान लीजिए मुझे एसी खरीदने का मन है और ये एसी जो है ये 60,000 रुपीज़ की है, लेकिन मेरा इनकम यहाँ पे 30,000 रुपीज़ है। तो इतने इनकम के साथ मैं एसी की डिमांड नहीं करूँगी। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ टाइम बाद
मेरी इनकम 30,000 से बढ़ करके 70,000 रुपीज़ हो जाती है, तो क्या अब मैं एसी की डिमांड करूंगी? बिल्कुल, क्योंकि अब मेरी इनकम ज़्यादा हो गई है तो मैं एसी की डिमांड करूंगी। इसका मतलब ये है कि प्राइस एसी का चेंज नहीं हुआ, वो यहाँ पे था तो वो यहीं पे है, लेकिन मेरी डिमांड यहाँ पे थी, अब मेरी डिमांड बढ़ गई है। अब ये वाला जो कर्व है ना, ये ऐसे बनेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो डिमांड कर्व था ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब कभी भी प्राइस कांस्टेंट हो, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने एसी के प्राइस में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं किए, इसका मतलब ये कि अगर प्राइस कांस्टेंट है, इनकम चेंज हो रही है, तब जाके डिमांड कर्व राइट वर्ड या फिर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है। इसको याद रखिएगा कि यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, यानी एसी के प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, केवल और केवल मेरे इनकम में चेंज आया है। यानी पहले 30,000 था, अब 70,000 हो गया है, तो मैंने अपनी डिमांड को यहाँ पे कर दिया, यानी डिमांड यहाँ पे आ गई डी डैश पे। इसका मतलब ये है कि ये जो डिमांड कर्व होगा ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा, जिसको हम कहेंगे राइट वर्ड शिफ्ट। तो राइट वर्ड शिफ्ट के लिए दो कंडीशन है, याद रखिएगा। ये तो हो गया फर्स्ट वाला। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट वर्ड कब शिफ्ट होगा, इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले हम अपना ग्राफ बना लेते हैं। कौन सा? प्राइस एंड डिमांड का। मान लीजिए कि पी प्राइस पे डी डिमांड है और इसका जो कर्व है ये ऐसे बनेगा, ठीक। यहाँ पे ये बना हुआ है ये पॉइंट। यहाँ पे मैं वही वाला एग्जांपल लूँगी एसी वाला, कि एसी का प्राइस 60,000 रुपीज़ है, लेकिन मेरी इनकम मान लीजिए 1 लाख रुपए थी, तब मैं इस एसी की डिमांड कर रही थी। अगर मेरी इनकम घट करके 30,000 रुपीज़ हो जाती है, यानी कि इनकम यहाँ पे घट गई, मेरा डिमांड क्या होगा? डिमांड भी कम हो जाएगा। तो मान लीजिए एसी का प्राइस कांस्टेंट है, इसके प्राइस में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, एसी का प्राइस ऐसे ही रहेगा, लेकिन डिमांड में कमी आ गई। डिमांड पहले यहाँ थी लेकिन अभी डी डैश पे आ गई। अब ये वाला जो कर्व बनेगा ना, ये ऐसे बनेगा। इसका मतलब ये है कि ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ है। यहाँ से आपको याद रखना है कि प्राइस कांस्टेंट रखना है, यानी कि जब प्राइस कांस्टेंट हो और आपकी इनकम डिक्रीज हो जाए, इस कंडीशन में डिमांड कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। तो आपको बस यही याद रखना था कि यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहेगा। अगर प्राइस कांस्टेंट है, इनकम बढ़ जा रही है, तो राइट वर्ड में शिफ्ट होगा। अगर प्राइस कांस्टेंट है, इनकम घट जा रही है, तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। यहाँ पे यही आपको याद रखना था। दोनों केसेस में प्राइस कांस्टेंट है, इनकम यहाँ पे इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की वही चीज़ यहाँ पे लिखा है मैंने कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व कैसे होता है। व्हेन प्राइस विल बी कांस्टेंट, यानी जो भी गुड्स है या फिर सर्विसेज हैं उनकी प्राइस कांस्टेंट रहेगी, बट अदर फैक्टर्स आर वेरिंग, यानी बाकी फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, तब आपका जो डिमांड कर्व होता है ये राइट वर्ड शिफ्ट हो सकता है या फिर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो सकता है। अब राइट वर्ड शिफ्ट कब होगा? जब प्राइस कांस्टेंट है लेकिन आपकी इनकम बढ़ रही है। प्राइस कांस्टेंट है, इनकम बढ़ जाए, तब ये जो होगा राइट वर्ड शिफ्ट होगा। और ये ग्राफ मैंने यहाँ पे अच्छे से थोड़ा बना दिया है कि पहले डिमांड हमारी इस पॉइंट पे थी लेकिन बढ़ करके यहाँ पे आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि राइट वर्ड शिफ्ट हो गया है। यानी कि ये वाली जो लाइन यहाँ पे थी ये राइट की तरफ चली गई है, तो इसको कहेंगे राइट वर्ड शिफ्ट। नेक्स्ट यहाँ पे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, यानी कि प्राइस कांस्टेंट है, दोनों केसेस में प्राइस कांस्टेंट ही रहेगा। अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो पहले डिमांड यहाँ पे थी लेकिन डिमांड अभी कम हो गई है, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ना ये शिफ्ट हो गई है लेफ्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अभी हम क्या कर रहे थे कि कोई भी चीज़ यहाँ पे थी उसको यहाँ पे लाके रख दे रहे थे, तो इसमें क्या हो जा रहा था? शिफ्ट हो जा रहा था। लेकिन अगर मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पे थी और इसको हमने यहाँ पे कर दिया, यानी केवल ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। यानी कि ये जो डिमांड कर्व है ये ना तो लेफ्ट में जा रहा है ना तो राइट में जा रहा है, ये उसी पॉइंट पे है, लेकिन कभी ऊपर हो रहा है कभी नीचे हो रहा है। इसको हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। यहाँ पे लिखा हुआ है मूवमेंट अलोंग द कर्व तब होता है जब प्राइस वेरिएबल हो, यानी कि यहाँ पे गुड्स के प्राइसेस चेंज होते हैं।
अभी हम जो शिफ्ट वाला देख रहे थे उसमें जो गुड्स था यानी कि जो एसी था उसका प्राइस हमने कांस्टेंट रखा था, अपनी इनकम को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे थे। लेकिन अगर हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस को हम चेंज करेंगे, यहाँ पे इनकम कांस्टेंट होगी। तो ये डिफरेंस होता है इसमें, ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन ना स्टेटमेंट के फॉर्म में बनते हैं। ये वाला इजी है। मान लीजिए प्राइस बढ़ गई है किसी भी गुड्स की, तो हमने डिमांड यहाँ पे था लेकिन हमने डिमांड कम कर दिया, तो ये जो पॉइंट है ना एल पॉइंट, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, तो इसको हम कहते हैं कि ये अपवर्ड मूवमेंट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे सिनेरियो है कि प्राइस जो है ये घट जाए अगर, तो हम अपनी डिमांड यहाँ से बढ़ा करके इस पॉइंट पे कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे डिमांड हमने बढ़ा दी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइन है ना ये कहीं और नहीं जा रही है, बल्कि ये जो एल पॉइंट है ना ये अब एन पे आ चुका है। इसका मतलब है कि ये हो गया डाउनवर्ड मूवमेंट। यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जब प्राइस यहाँ पे इंक्रीज किया जा रहा है, यानी कि प्राइस बढ़ने पर ये जो डिमांड कर्व है ये शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा अपवर्ड मूवमेंट प्राइस बढ़ने पर। इनकम यहाँ पे आपका कांस्टेंट है, उसको यहाँ पे हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जब प्राइस कम हो रहा है, यानी कि प्राइस डिक्रीज होने पे जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पर, तो इसको हम कहेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो पॉइंट है ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो इसको हमने अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट कहा। और बाकी उधर जब हम देख रहे थे तो डिमांड कर्व लेफ्ट या राइट में शिफ्ट हो रहा था, तो उसको हमने राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट कहा। दोनों चीज़ों में आपको ध्यान रखना है कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में इनकम कांस्टेंट होती है, प्राइस चेंज होता रहता है। राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड मूवमेंट में इनकम चेंज होती है, गुड्स के प्राइसेस को कांस्टेंट रखा जाता है। अभी तक हम बात कर रहे थे डिमांड की, यानी कि कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को देख रहे थे कि प्राइस बढ़ने पे एक कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सप्लाई को आप पढ़ते हैं प्रोड्यूसर के नज़रिए से, यानी प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो वो उन चीज़ों की सप्लाई ज़्यादा करते हैं जिसके प्राइसेस ज़्यादा होते हैं ताकि उनका फ़ायदा हो। तो यहाँ पे लिखा है द लॉ ऑफ सप्लाई डेमोन्स्ट्रेट द क्वांटिटी सोल्ड एट अ स्पेसिफिक प्राइस, यानी सप्लाई का मतलब होता है कि कोई भी गुड्स किसी स्पेसिफिक प्राइस पे जो सेल किए जा रहे हैं। ये वाला पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि दिस मीन्स दैट द हायर द प्राइस द हायर द क्वांटिटी सप्लाइड, यानी एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, मार्केट में जिस चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा है ना वही चीज़ सप्लाई करेगा ताकि उसको बेनिफिट हो। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रोड्यूसर्स सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस बिकॉज द हायर सेलिंग प्राइस जस्टिफाइज द हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ईच एडिशनल यूनिट सोल्ड। यही चीज़ सेम लिखा हुआ है। यहाँ से आपको एक चीज़ याद करनी है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर दे रही हूँ कि सप्लाई कर्व जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव स्लोपिंग होता है। इसका मतलब ये है कि प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ा देगा, इसी वजह से इनका जो ग्राफ होता है ना या कर्व आप कह लीजिए वो पॉजिटिव होता है। इसके पहले डिमांड वाला ग्राफ जो हमने देखा था वो हमेशा नेगेटिव होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइस बढ़ने के साथ साथ डिमांड कम होती है, तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है नीचे की तरफ यानी कि नेगेटिव। इसका ग्राफ ऊपर की तरफ बन रहा है यानी कि पॉजिटिव। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपने पढ़ा इलास्टिसिटी क्या होता है, डिमांड क्या होता है, सारे ग्राफ मैंने आपको बताए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कर्व की बात करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे है लेफर कर्व, और ये होता है बेल शेप का। याद रखिए एग्जाम में ना ये कीवर्ड देके भी पूछा जा सकता है, और यहाँ पे आपको बहुत डीप में नहीं जाना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये कर्व किससे रिलेटेड था। ये कर्व बताता है टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट के बारे में। इनका कहना ये था कि जैसे जैसे कोई भी गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ाते जाती है ना, तो उनके पास ना पैसे यानी टैक्स रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने पहले रखा था 5% का टैक्स, लेकिन अब वो ले रहे हैं 10% का टैक्स, तो जाहिर सी बात है कि उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, यानी सरकार के खाते में पैसे ज़्यादा जाएंगे टैक्स के रूप में। लेकिन गवर्नमेंट अगर ये सोचे कि अगर हमें रेवेन्यू बढ़ाना है तो लाओ टैक्स 12% कर देते हैं, फिर उनको लगेगा कि नहीं और भी रेवेन्यू बढ़ाना है, और ये टैक्स बढ़ाते चले जाएंगे, और टैक्स रेट मान लीजिए 50%, 60% ऐसे बढ़ाते चले जा रहे हैं, तब इनका जो टैक्स रेवेन्यू है ना वो बढ़ेगा नहीं, वो घटेगा। अब आप सोचेंगे कि टैक्स रेट बढ़ने से तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, तो ये घट क्यों रहा है? तो ऐसा इसलिए होगा
क्योंकि बहुत सारे लोग ना इस टैक्स रेट से तंग आ जाएंगे और टैक्स की चोरी करना शुरू कर देंगे, ब्लैक मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देंगे, यानी वो टैक्स भरने से बचेंगे। तो यही कहा था लैफर ने, और उन्होंने ये कर्व दिया था कि टैक्स रेट आप अगर स्टार्टिंग में बढ़ाएंगे अपने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, तो एक टाइम पे आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जब लोग तंग आ जाएंगे और टैक्स देना ही बंद कर देंगे, तब आपका टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज होने लगेगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट का जो परसेंटेज है उसके बारे में बताता है लैफर कर्व। नेक्स्ट यहाँ पे है कुजनेट्स कर्व। इन्होंने ये बताया था कि इनकम इनइक्वालिटी एंड पर कैपिटा इनकम में क्या रिलेशन बनेगा। इनका मानना ये था कि जो भी डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं, यानी कि जहाँ पे इकोनॉमी अभी डेवलप कर रही है, वहाँ पे केवल कुछ ही लोग होते हैं जो कि प्रोडक्शन करते हैं और उनके हाथ में ही सबसे ज़्यादा पैसा होता है। इन्होंने कहा था डेवलपिंग इकोनॉमी जो होती है वहाँ पे आय की जो असमानता है, यानी कि इनकम इनइक्वालिटी है, वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर धीरे धीरे सारे लोगों को जॉब मिले, वो भी प्रोडक्शन करें, उनके हाथ में भी पैसे आएँ, तो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पे ये जो गरीब लोग होते हैं वो भी प्रोडक्शन के प्रोसेस में जुड़ जाते हैं, इन लोगों के पास भी अब वेल्थ बढ़ती है। तो वही इन्होंने कहा था कि जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप करती जाती है तो आय की असमानता यानी कि इनकम इनइक्वालिटी कम होती जाती है। यानी कि डेवलपिंग इकोनॉमी है तो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर वो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में जुड़ते हैं और प्रोडक्शन वगैरह करते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे इकोनॉमी डेवलप्ड होगी और इनकम इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखना है लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व जो है इन्होंने भी बताया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बारे में और इनकम इनइक्वालिटी के बारे में। और ये जो इनकम इनइक्वालिटी ये मेज़र करने को बताते हैं वो बताते हैं गिनी कोएफिशिएंट से। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इसको यहाँ पे समझते हैं। इन्होंने कहा था ना कि ये वाली जो लाइन है ये 45 डिग्री की लाइन, इसको इन्होंने माना कि ये लाइन ऑफ इक्वलिटी है, यानी ये ऐसी लाइन है जहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है, सारे लोगों के हाथ में सेम सेम पैसा है, सारे सुखी हैं, संपन्न हैं। इन्होंने ये बताया था कि ये जो गैप है ना, ये वाला गैप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो आप समझ लीजिए कि ये इनकम इनइक्वालिटी लोगों के बीच में बढ़ रही है। और इसी को मेजर करने के लिए इन्होंने दिया था गिनी कोएफिशिएंट, जिसका कि फॉर्मूला होता है A/A+B, यानी ये जो बीच की लाइन है ना, ये इन्होंने कहा कि ये इक्वलिटी की लाइन है। इससे जैसे आप नीचे नीचे जाएंगे ना, ये सारी चीज़ें जितना ज़्यादा ये एरिया बढ़ता जाएगा, इनकम इनइक्वालिटी समझ लीजिए कि उतना ही ज़्यादा हो रहा है लोगों के बीच में। आपको इसमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने ये कहा था कि गिनी कोएफिशिएंट जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो समझ लीजिए कि परफेक्ट इक्वलिटी है, यानी इसके और इसके बीच का जो गैप है ना, ये एकदम इसी लाइन पे हो गया। यानी कि ये वाली जो लाइन है ना, ये अगर इसी पे आ जाती है तब गिनी कोएफिशिएंट 0 होता है, और इसका मतलब ये होता है कि परफेक्ट इक्वलिटी है। लेकिन गिनी कोएफिशिएंट अगर 1 आ जाता है, इसका मतलब ये है कि ये जगह जो है ना, ये वाली और भी ज़्यादा बड़ी हो रही है, ये वाला जो स्पेस है। तो इन्होंने कहा था उस केस में परफेक्ट इनइक्वालिटी होगी। ये वाला आपको सीधा सीधा याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना जो कि 5 मिनट का ही है, मार्केट स्ट्रक्चर, यानी मार्केट के टाइप्स क्या होते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन वो फिक्स होता है, जिसको कि मैंने यहाँ पे पॉइंट के फॉर्म में लिखा है और इसी को आपको समझना है। अगर बात करें कि टाइप्स ऑफ मार्केट कितने होते हैं इकोनॉमी में, तो इसके लिए तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आपको केवल 4 पढ़ना है। एक तो है मोनोपोली, दूसरा है ओलिगोपोली, तीसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, चौथा है यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन। तो ये सारे मार्केट के टाइप क्या होते हैं। सबसे पहला परफेक्ट कंपटीशन। अब मुझे आप ये बताइए कि कंपटीशन कभी भी ऐसे लोगों में होता है जिनके बीच में बिल्कुल समानता नहीं है, या फिर कंपटीशन उनके बीच में होता है जिनकी इंटेलिजेंस लेवल सेम हो। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है क्लास 1 का, अब उसका कंपटीशन क्लास 10 के बच्चे से तो होगा नहीं, यानी कि इसको तो हम कंपटीशन नहीं कहेंगे ना। तो यहाँ पे ये जो परफेक्ट कंपटीशन है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा मार्केट जहाँ पे मेनी सेलर्स मेनी बायर, यानी कि खरीदने वाले भी बहुत ज़्यादा लोग हैं
और बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है इस तरह के मार्केट में। यहाँ पे मैंने सिर्फ उतना लिखा है जितना एग्जाम में पूछा गया है, ताकि क्रिस्प एंड कंसाइज हो सारी चीज़ें और आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो। ये टॉपिक खींच के बहुत लंबा भी किया जा सकता है, लेकिन एग्जाम में इस सिंगल लाइन से क्वेश्चन बनता है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। यहाँ से आपको याद रखना है, इसको 3-4 स्टार मार्क करिएगा कि परफेक्ट कंपटीशन में इनका जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है कि सेम तरह का प्रोडक्ट। जैसे कि आप अगर फ्रूट मार्केट में जाएंगे तो सारे ठेले वालों के पास आप देखेंगे तो सेम फ्रूट रहते हैं। केला सबके पास होता है, सबके पास जो भी फल होते हैं ना ऑलमोस्ट सेम होते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल है परफेक्ट कंपटीशन का। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेजिटेबल मार्केट जो होता है ना वो भी इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर आप सब्जी मार्केट में जाते हैं यानी सब्जी खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे सारे जो सब्जी वाले होते हैं ना उनके पास सेम सब्जियाँ होती हैं, उनके पास भी मिर्ची है, उनके पास भी आलू है, वही सारी चीज़। तो वहाँ पे जो कंपटीशन होता है उस मार्केट को कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप अगर इस मार्केट में जाना चाहते हैं तो आप आराम से जा सकते हैं। मतलब कि अगर आपको फ्रूट की दुकान खोलनी है या फिर सब्जी की दुकान तो आप बहुत आसानी से खोल भी सकते हैं। अगर आपको मन करता है कि मुझे बंद करना है तो आप उस दुकान को बंद भी कर सकते हैं। इसी को कहते हैं फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। नेक्स्ट यहाँ पे नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, यानी कि प्रचार कराने के लिए कोई भी पैसे नहीं लगते। अब मान लीजिए कि ये जो फ्रूट सेलर हैं या फिर गेहूं है या चावल है, ये सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, इसको ना एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि चावल यहाँ पे बिक रहे हैं, आप चावल खरीद लीजिए। आप उसको खरीदने जाएंगे बिना किसी ऐड के, तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट नहीं लगती। नेक्स्ट यहाँ पे है परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि जो लोग इस मार्केट में हैं अपना प्रोडक्ट जो सेल करते हैं उनको नॉलेज होती है कितने में बेचना है, क्या करना है। एग्जाम्पल यहाँ पे फार्मर मार्केट, यानी कि अगर उनका प्रोडक्ट देखेंगे आप, फ्रूट सेलर, वेजिटेबल सेलर, ये सारे जो है एग्जाम्पल है परफेक्ट कंपटीशन के। नेक्स्ट यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसमें भी होता है मेनी सेलर्स एंड मेनी बायर्स। और ये जो लाइंस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा कि बहुत सारे सेलर्स भी होते हैं, बहुत सारे बायर्स भी होते हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट तो होमोजीनियस होता है लेकिन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि होमोजीनियस है फिर डिफरेंशिएटेड कैसे है, तो इसका मतलब ये है प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि आप देखते होंगे ना कि मार्केट में बहुत सारे ना टूथपेस्ट मिलते होंगे, इनका प्रोडक्ट तो होमोजीनियस है यानी कि सेम है, सारे लोग का टूथपेस्ट है तो सबका टूथपेस्ट है, लेकिन इनके टूथपेस्ट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कि किसी के टूथपेस्ट में नमक होगा, किसी में इलायची वगैरह होगी, मतलब जो भी है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है कि प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय मार्केट। इसमें क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे प्राइसेस फिक्स होते हैं। यहाँ पे भी फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट है, यानी कि अगर आप भी चाहें तो आप भी अगरबत्ती बनाने की वो मशीन लगा सकते हैं, यानी कि सबके पास अगरबत्ती है बट उसकी स्मेल अलग अलग है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट विल बी हाई, यहाँ पे ऐड कराने का कॉस्ट लगेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इनका प्रोडक्ट होमोजीनियस है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अलग बात है जिसको दिखाने के लिए इनको प्रचार करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पैसे लगेंगे। क्लोजअप का ऐड आपने देखा है कितना आता है, सेंसोडाइन का भी आता है ना कि आपके दांत में झंझनाहट है, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। इसका मतलब इसमें ऐड का कॉस्ट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री, टूथपेस्ट इंडस्ट्री ले लीजिए, या फिर आप कोई सी भी ऐसी चीज़ें ले लीजिए जो कि होमोजीनियस है बट थोड़ी सी डिफरेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे मोनोपोली, इसका मतलब होता है एकाधिकार। यहाँ पे सिंगल सेलर होगा, मतलब एक ही है बेचने वाला, मेनी बायर्स है यानी बहुत सारे खरीदने वाले। इसका एग्जांपल आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि इंडिया में एसएससी की तैयारी केवल किसी एक प्लेटफॉर्म से हो सकती ना, तो वही डिसाइड करते कि हमें कितना पैसा लेना है, हमें क्या चीज़ें देनी है क्या नहीं देनी है, और वहाँ पे खरीदने वाले बहुत होते हैं, सिंगल सेलर होते हैं, उसको कहते हैं मोनोपोली। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मोनोपोली में सेलर विल बी प्राइस मेकर, यानी जो बेचने वाला है वो डिसाइड करेगा कि हम कितने में बेचेंगे, लेना है तो लो नहीं तो भाड़ में जाओ, ऐसा उनका एटीट्यूड हो सकता है। यहाँ पे जो है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट नहीं है क्योंकि ये मोनोपोली है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवे, यानी कि हमारा जो इंडियन रेलवे है आप इसको नहीं बना सकते, ये केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है, हम उनकी टिकट खरीद सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है ओलिगोपोली। ओलिगो का मतलब होता है ना फ्यू, तो यहाँ पे क्या है लिमिटेड सेलर होते हैं
मेनी बायर होते हैं। लिमिटेड सेलर का मतलब होता है कि कुछ ही लोग उसको सेल कर रहे हैं पर खरीदने वाले भी बहुत लोग हैं। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर वगैरह आप देख लीजिए तो उसमें ना बहुत सारी कंपनीज नहीं है अच्छी वाली, लेकिन खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं। इसमें जो है ईजी एंट्री नहीं होती है। ये क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है, यानी कि इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस की सीरीज़ यहाँ पे एंड होती है। इस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के सारे ग्राफ मैंने आपको बताए, सारे कर्व मैंने आपको बताए, और जो भी डिमांड कर्व है वो राइट लेफ्ट अप डाउन कब शिफ्ट होता है ये भी मैंने आपको बताया। टाइप्स ऑफ मार्केट भी मैंने आपको बताया। अब रही बात क्वेश्चंस की, तो ये जो एक एक लाइन मैंने लिखे हैं ना वो सारा क्वेश्चंस का ही लाइन है, यानी कि क्वेश्चंस अलग से कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये सारी चीज़ें ही पूछी गई थी, तो इसी वजह से मैंने यहीं पे करा दिया इसको। मेरी तरफ से जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे वो ख़त्म होते हैं इकोनॉमिक्स के, लेकिन मुझे अगर कभी ऐसा लगा कि कोई ऐसा टॉपिक है जो कि 1 मिनट का है लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है तो उसकी वीडियो मैं इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में कभी भी डाल सकती हूँ। जैसे हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये केवल और केवल 1 मिनट का ही टॉपिक है। तो ऐसा छोटा छोटा टॉपिक अगर मुझे कभी लगता है जो कि ज़रूरी है एग्जाम के लिए, बार बार पूछा जा रहा है, तो वो भी मैं यहाँ पे अपलोड कर सकती हूँ। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें क्लासेस के मामले में तो इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, क्योंकि आज की क्लास में ना समझने वाली चीज़ बहुत ज़्यादा थी। बहुत सारे स्टूडेंट को इस ग्राफ में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, डिमांड कब शिफ्ट होगा, कब क्या होगा। अगर आपको भी थोड़ा दिक्कत हुआ है तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।